घनन घनन गिर गिर आए बदरा, घन घन घोर कार छाए बदरा, धमक धमक गूंजे बदरा के डंके, चमक चमक देखो बिजुरिया चमके, मन धड़काए बदरवा, मन मन धड़काए बदरवा। बहुत बहुत स्वागत है दर्शकों। मानसून आ गया है। मानसून, मौसम विभाग ने इस बार बताया कि इस साल मानसून में 101% बारिश होने की संभावना है। और चूंकि अभी अभी अल नीनो अपने उदासीन स्थिति पर है और इसके अक्टूबर में उदासीन से अल नीनो की परिस्थिति में परिवर्तन होने के आसार हैं। वैसे तो हर साल ही मानसून आता है, लेकिन ये साल थोड़ा इम्पॉर्टेंट है। ये 22-23 का साल है और इस बार मौसम विभाग की भविष्यवाणी सच होने वाली है। इस बार सच में बरसात होने वाली है। मोदी जी ने भी ऐलान कर दिया कि इस बार नौकरियों की बरसात होगी। सारे खबरिया चैनल बिल्कुल नाचने लगे, कूद कूद कर बताने लगे कि 18 महीने में 10 लाख लोगों को नौकरियां मिलेगी। हालांकि 8 साल पहले मोदी जी ने कहा था कि हर साल 2 करोड़ लोगों को नौकरियां मिलेंगी। उसके बाद वो रेडियो और रैलियों में बहुत कुछ बोले, लेकिन इस विषय को टच नहीं किया। बल्कि सोशल मीडिया में जब सवाल उठा तो उनकी पार्टी के लोगों ने दावा कर दिया कि कभी भी 2 करोड़ रोजगार की बात बोली ही नहीं गई। पहली बार पीएम बने तो युवाओं ने उनकी तरफ बड़ी आशा भरी नजरों से देखा। तब पार्टी नेताओं ने बोला, यूं उम्मीद भरी नजरों से मत देखो, नजर लग जाएगी। अरे यार, अभी अभी तो शादी हुई है, जरा हनीमून पीरियड तो खत्म हो जाने दो। लड़कों ने फिर ठंडी आंख भरी और इंतजार करने लगे। मोदी जी के हर भाषण को बारीकी से सुनने लगे। मोदी जी कभी इस पर गरजे, कभी उस पर गरजे। लग रहा था जैसे मोदी जी वो सब कहेंगे, लेकिन वो ना कहेंगे जिसका सबको इंतजार है, जिया बेकरार है। बेचारा युवा मन प्रेमी की तरह 3 अक्षरों के उस शब्द को सुनने के लिए आतुर था। आप समझे ना? अरे भाई, वही 3 अक्षर। अरे आप कुछ और ही समझ रहे हो। वो 3 अक्षर मतलब नौकरी। मोदी जी बोल ही नहीं रहे थे। देश भर के युवा टीवी की ओर देखते हुए कह रहे थे, काले मेघा पानी तो बरसाओ, बिजुर की तलवार नहीं बूंदों के बाण चलाओ, सिर्फ जुबान ना चलाओ, कुछ तो रोजगार दिलाओ। तो फाइनली मानसून आ ही गया और 18 महीनों में 10 लाख नौकरी की बूंदें बरसने का संकेत मिल गया। और इन बूंदों को बरसाने का कॉन्ट्रैक्ट यानी कि ठेका जो मिला है वो है रक्षा विभाग को। इस ठेके को ठेका आधार पर देने का दावा ठोकते हुए ठाकुर साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ठोक दी। कुछ ज्यादा ही ठठेरा हो गया क्या? कोई बात नहीं। तो ठाकुर राजनाथ सिंह ने बताया कि अब देश की सीमाओं की रक्षा का काम 4 साल वाले सैनिक करेंगे। मतलब छोटे छोटे बच्चे नहीं, बल्कि 17.5 साल वाले युवाओं को उनके गोल्डन पीरियड के 4 साल यानी कि 17 से 22 साल के बीच सेना में सैनिक की अस्थायी नौकरी दी जाएगी। आमतौर पर सैनिकों की ये नौकरियां 17 साल के लिए होती थी, जिसकी शुरुआत में 1.5 से 2 साल ट्रेनिंग हो जाती थी, फिर रिटायर होने पर पेंशन भी मिलती थी। लेकिन अब इस नई व्यवस्था में सीमा सुरक्षा करने वाले सैनिकों को अब ठेके पर सिर्फ 4 साल के लिए लिया जाएगा, जिसमें से शुरुआती जो 1.5 साल है वो ट्रेनिंग होगी। खास बात यह है कि पहले की तरह सेना से रिटायर इन नए सैनिकों को पेंशन नहीं मिलेगी। शाह साहब ने बताया कि इनकी तैनाती अर्धसैनिक बलों के रूप में और असम राइफल्स में की जाएगी, लेकिन सिर्फ 4 साल के लिए। इसके बाद इसमें से 75% जवानों को बिना पेंशन इनकी घर वापसी करवा दी जाएगी। अगर कोई वीर गति को प्राप्त हो गया तो क्या होगा? अब सिर्फ 4 साल के लिए चयनित उस सैनिक जिसे आगे की जिंदगी में कोई पारिवारिक सुरक्षा नहीं है, उसके मन में देश की सुरक्षा के प्रति कितना समर्पण होगा ये तो पता नहीं। लेकिन सिर्फ 4 साल बाद 22 की उम्र में सेना से निकाल दिए जाने के बाद वो क्या करेगा, इसका कोई प्लान नहीं बताया गया। वैसे इसके बाद उसके पास एक हुनर तो जरूर होगा, वो बंदूक चलाना सीख जाएगा। साथ ही बम ब्लास्ट करना भी, बारूद का इस्तेमाल करना, दीवार फाड़ना जैसी कलाओं से वो परिपूर्ण होगा।
पूर्व सैनिकों की तरह अगर उसे किसी दूसरे जॉब में एक्समैन वाला आरक्षण नहीं मिला तो वो इस हुनर का उपयोग समाज में जीवित रहने के लिए कर सकता है। वैसे भी इस नए टाइप के सैनिक को नाम दिया गया है अग्निवीर और इस महत्वाकांक्षी योजना का नाम है अग्निपथ। अब जैसे ही अग्निपथ की घोषणा हुई तो बिहार और राजस्थान के युवा इसका स्वागत पथ पर अग्नि प्रज्वलित करके करने लगे। देखिए, अग्नि पथ पर फैलती जा रही है। ये भावी अग्निवीर अग्नि भड़का रहे हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी के एडहॉक प्रोफेसर लक्ष्मण यादव कहते हैं कि स्कूलों में ठेके पर कलमवीर तो पहले से ही तैनात थे। मेरे जैसे 5000 एडहॉक असिस्टेंट प्रोफेसर 12 साल से कॉलेजेस में तैनात ही हैं। सेना में अहम पद पर रह चुके वीरेंद्र धानोआ ने ट्वीट कर दिया कि पेशेवर सेनाएं आमतौर पर रोजगार योजनाएं नहीं चलाती। पत्रकार दिलीप मंडल ट्वीट करके बताते हैं कि अगर एक भी आईएएस आईपीएस, फौज का अफसर, जज, सांसद, मंत्री, बीजेपी का पदाधिकारी, आरएसएस के नेता अपने बच्चे या बच्ची को अग्निवीर बनाने के लिए फौज में भेजता है तो इस योजना को मैं अच्छी योजना मान लूंगा। ये योजना मैट्रिक पास 22 साल के बेरोजगार युवा पैदा करने की फैक्ट्री बन जाएगी। ये अच्छी योजना है पर सुधार करना होगा। मैं सरकार से मांग करता हूं कि अग्निवीर का कार्यकाल 5 साल किया जाए और 5 साल तक उन्हें फौज में नौकरी के साथ पढ़ने और ग्रेजुएट होने का मौका दिया जाए, वरना 22 साल की उम्र में मैट्रिक पास आदमी प्राइवेट गार्ड के अलावा और क्या बनेगा। युवाओं की जिंदगी बर्बाद न करें। वैसे चुनाव आने पर नेता घर घर जाकर एक ही डायलॉग बोलता है, कम से कम 5 साल सेवा का मौका दे, और आप उन्हें वोट देकर 5 साल का रोजगार दे देते हैं। साथ में बिजली, आना जाना, खाना पीना, बतियाना सब फ्री, फिर जीवन भर की पेंशन भी। और इन्हीं सांसदों नेताओं ने यह महसूस किया कि सेना के जवानों को रिटायरमेंट के बाद मिलने वाली पेंशन से सरकार पर बोझ बढ़ता है। सेना के जवान जो कठिन परिस्थितियों में ड्यूटी करते हैं उनकी पेंशन भारी लग रही थी सरकार को, इसलिए 4 साल वाली स्कीम लाई गई। वैसे इसे सकारात्मक दृष्टि से देखना चाहिए। यह सिर्फ 4 साल नहीं बल्कि 1460 दिन और 23,000 से ज्यादा घंटे का रोजगार है भाई। अब इतने घंटे आप व्यस्त तो रहेंगे। अब इतने दिनों मंदिर के लिए इतना लड़े हो तो इतने घंटे की ड्यूटी और घंटे घंटे का हिसाब तो बनता है। लेकिन इसके खिलाफ बोलना नहीं, प्रदर्शन भी मत करना। अब सड़क पर आकर प्रदर्शन करने लगोगे तो बरसों से आपके जो अवैध बंगले या घर हैं वो सब गिरा दिए जाएंगे। मतलब ये कि अगर आप प्रदर्शन नहीं करोगे तो अवैध निर्माण को कंटिन्यू आप कर सकते हो, लेकिन बोलोगे तो गिरेगा। बोलना नहीं, आपको समझना चाहिए भाई, खाली बोलते रहने से बहुत कुछ गिरता है। अब मोदी जी बोलते रहे तो रुपया गिरा, गिरा कि नहीं, बाजार भी गिरा। जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी कहकर भरोसा देने वाली एलआईसी को शेयर मार्केट में लाकर बड़ी प्लानिंग से शेयर भी गिराया गया, फिर लाखों लोगों का भरोसा गिरा। अच्छा, गिरने से याद आया कि मोदी जी के इकोनॉमी सलाहकार मिश्रा जी ने बताया कि रुपया गिरना इस समय की सर्वश्रेष्ठ उपाय है। आए ई का बोला सर्वश्रेष्ठ उपाय, मतलब ये कि इन साहब के कहने पर ही सरकार रुपए की वैल्यू गिरा रही थी। एक बार सुषमा जी ने कहा था कि रुपया गिरने के साथ प्रधानमंत्री पद की प्रतिष्ठा भी गिरती है। वैसे गिरने की हद कोई होती नहीं। कुछ कंपनियों का भरोसा गिरा तो वो देश से कारोबार समेटने की तैयारी में है। वैसे देश छोड़कर जाने में इस साल रिकॉर्ड बनने वाला है। एक खबर के अनुसार इस साल 22,000 करोड़पति देश छोड़कर निकल गए और भी जाने की तैयारी में है। ज्यादातर पैसे वाले लोगों ने विदेशों में अपने लिए सुरक्षित ठिकाना बनवा लिया है। राज्यपाल सत्यपाल मलिक चेतावनी दे चुके हैं कि देश भर में भयंकर गृह युद्ध की संभावना है। किसानों और सरकारों के बीच भयंकर लड़ाई होने वाली है। इधर टीवी वालों के अथक परिश्रम से इन लोगों के अथक परिश्रम से धार्मिक युद्ध की परिस्थिति तो बनी चुकी है। सरकार के प्रमुख पहले ही बोल चुके हैं कि मेरा क्या है, मैं तो झोला उठाकर चल दूंगा।
मतलब ये कि दूर देश में ठिकाना इनका भी बन चुका है। बचे यहाँ के भक्त प्रजाति जो अपना धर्म बचाकर जीत जाएंगे। अब लंका की तरह यहां भी ईंधन खत्म होने लगा है, पेट्रोल पंप सूखने लगे हैं। अच्छा, पंप से याद आया कि प्रयागराज में जावेद पंप का जो मकान गिराया गया वो उसकी बीवी के नाम पर था। प्रशासन ने बताया कि वो अवैध था। हालांकि नगर पालिका उस अवैध मकान का टैक्स लेती रही। बिजली विभाग ने भी मीटर लगाया, जल विभाग ने पानी का कनेक्शन भी दिया था। किसी को कोई दिक्कत नहीं थी, सब ठीक ठाक चल रहा था। लेकिन उसने सिर्फ एक गलती कर दी, घुंघरू अपनी नुपुर के खिलाफ बोल दिया। मतलब यह कि बजने की प्राकृतिक आजादी सिर्फ घुंघरू यानी कि नुपुर को है, और ये सही भी है। लेकिन इन पूर्व जजेस को सरकार की कार्रवाई पसंद नहीं आई। इन पूर्व न्यायाधीशों ने वर्तमान मुख्य न्यायाधीश को पत्र लिखकर यह कहा कि आपको तो नुपुर के बयान पर स्वतः संज्ञान लेकर कार्रवाई करनी चाहिए थी, लेकिन आपने न तो उस पर कुछ कहा और न ही सरकार की इस अवैधानिक कार्रवाई पर कुछ बोल रहे हो। अब इन अवकाश प्राप्त न्यायाधीशों को यह पता होना चाहिए कि इन दिनों अदालतों में ग्रीष्मकालीन अवकाश चल रहा है, और ऐसे में शहर के कोलाहल से दूर किसी ठंडे प्रदेश में सरकारी गेस्ट हाउस में हेडफोन लगाकर मधुर संगीत सुनते हुए सिप लेने के टाइम ये चिट्ठियां कौन पढ़ता है भाई। फिर पिछले दिनों राज्यसभा की सीटों के लिए चुनाव भी चल रहे थे, हो सकता है हम किसी को पसंद आ जाते। फिर बुलडोजर की आवाज सुनने की फुर्सत कहां है। कल की ही एक खबर है कि सुप्रीम कोर्ट के एक जज हिमाचल की वादियों में छुट्टियां मना रहे थे, तभी उनकी तबीयत बिगड़ गई। सरकार ने उन्हें एयरलिफ्ट करके दिल्ली पहुंचाया। न्याय अभी आरामगाह में है, इधर बुलडोजर मकान गिरा रहा है। सत्ता ने कानून अपने हाथ में ले लिया है। पुराने जमाने की फिल्मों में दो डायलॉग अक्सर सुनाई देते थे, कानून अपने हाथ में मत लेना, कानून को अपने हाथ में मत लो। और एक डायलॉग है, तू कुत्ते की मौत मरेगा, पागल कुत्ते की मौत मरेगा तू। ये दोनों डायलॉग पिछले दिनों बड़े चर्चित रहे। मामला था ईडी दीदी का, जो आजकल राष्ट्रपति चुनाव के लिए मामला सेट कर रही है। पिछले दिनों राज्यसभा इलेक्शन में भी इसका भरपूर उपयोग हुआ। संजय राउत ने कहा कि ईडी की कमान हमारे हाथों में होती तो फडणवीस भी शिवसेना को ही वोटिंग करते। राहुल और सोनिया से पूछताछ के मौके को कांग्रेस ने बड़ा इवेंट बनाते हुए पार्टी में नई जान फूंकने की कोशिश की। पूछताछ के लिए राहुल को ईडी के दफ्तर तक छोड़ने के लिए पूरी कांग्रेस बारात की शक्ल में पहुंच गई। ये कोशिश इतनी कारगर हुई कि कार्यकर्ता जोश में आ गए, और जैसे बारात में बाराती जोश में आकर नागिन डांस करने लगते हैं ना, वैसे ही जोश जोश में शेख हुसैन ने मोदी जी के लिए वो दूसरा वाला डायलॉग बोल दिया कि जैसे कुत्ते की मौत होती है ऐसे नरेंद्र मोदी की मौत होगी, यह भी मैं आपको बोलना चाहता हूँ। तो केंद्रीय मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने ट्वीट किया कि ये भाषा और नैतिक गिरावट की पराकाष्ठा है। क्या करे पटेल साहब, जब सब कुछ गिर रहा है आजकल। अब ईडी के प्रयोग को ही ले लो, इधर ईडी सक्रिय हुई, उधर सोनिया जी कोरोना पॉजिटिव हो गई। वहीं ईडी की रिसर्च में यह भी पता चला कि कोरोना से याददाश्त भी चली जाती है। दिल्ली के गिरफ्तार मंत्री सत्येंद्र जैन ने कहा कि इतना पैसा कहां से आया पता नहीं, क्योंकि कोरोना की वजह से उनकी याददाश्त चली गई। उनकी मेमोरी चिप से वो सब डाटा गायब हो गया। इधर खबर आई कि लखनऊ आवास परिषद की 9 अरब रुपए की जमीन गायब हो गई। वृंदावन योजना की लैंड ऑडिट से पता चला कि जमीन माफिया ने ये जमीन गड़प कर ली। उधर जी टीवी के मालिक और बीजेपी के राज्यसभा सदस्य सुभाष चंद्रा इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस के 170 करोड़ रुपए गड़प कर खुद को दिवालिया घोषित कराने की फिराक में है। पहले भी उनके कई गुजराती साथी बड़ी बड़ी थैलियों में सामान उठाकर विदेश ले जा चुके हैं। हालांकि भारत सरकार अब ट्रेनों में एक यात्री को सिर्फ 25 किलो सामान ले जाने की अनुमति देगी। ये खबर देखिए, मतलब अब अगर पुस्तकों से भरी हुई पेटी या जवान अपनी संदूक ट्रेन में ले जाना चाहे तो उन्हें तौल कर देख लेना होगा, क्योंकि अगर 25 किलो से ज़्यादा हुआ तो 6 गुना जुर्माना वसूल किया जाएगा। अब यह अलग बात है कि अगर आपका सरनेम माल्या या चौकसी या मोदी हो तो आप बड़ा झोला उठाकर करोड़ों अरबों ले जा सकते हैं। तो हो सकता है कि ये चांद भी विदेश चला जाए, क्योंकि
इसके साथ ही वहां विदेश में बैठकर जगजीत सिंह साहब की गजल गा रहे हैं। हम तो हैं परदेश में, देश में निकला होगा चांद। तो ये चांद यानी जनाब चंद्रा भी झोला उठाकर विदेश में सेटल हो सकते हैं। अच्छा, सेटल से याद आया, सेटिंग से सेटल हुए जय साहब यानी जय शाह बहुत खुश हैं। उन्होंने आईपीएल क्रिकेट को दिखाने वाले चैनलों से 48,390 करोड़ रुपए का सौदा कर लिया है। 2.5 महीने में 94 मैच खेले जाएंगे। अब देश 2.5 महीने के लिए व्यस्त हो जाएगा। इस दौरान न किसी को नौकरी की टेंशन होगी और न किसी को रोटी की। अच्छा, रोटी से याद आया कि रसोई गैस का नया कनेक्शन अब 750 रुपए महंगा मिलने वाला है। अब ये सब भूलने के लिए जरूरी है कि क्रिकेट मैच टीवी पर दिखाया जाए। लड़कों में जोश भी बना रहता है और वो घर में भी रहते हैं। नौकरी मांगने ऐसे सड़क पर नहीं निकलते। खेल देखना चाहिए ताकि मन बहलता रहे, समाज में संतुलन बना रहता है। अच्छा, संतुलन से याद आया, मिसेस फडणवीस ने यह कह दिया कि वेश्याओं के कारण समाज में संतुलन बना रहता है। इस व्यवसाय को प्रोफेशन की तरह स्वीकार करें। महिलाओं में मिसेस फडणवीस का यह साहसिक बयान माना जाएगा। वैसे ये जन्मजात मेरिट वाली महिलाएं बहुत आगे हैं। इससे पहले नुपुर शर्मा को तो आप सुन ही चुके हैं। अब फतेहपुर की कलेक्टर अपूर्वा दुबे ने एक अलग ही कारनामा कर दिया। उन्होंने एक गाय पाल ली और उसकी देखभाल के लिए 7 सरकारी डॉक्टर्स की ड्यूटी लगा दी। हालांकि ये ड्यूटी सुबह और शाम की ही थी उसके गाय की देखभाल के लिए, मतलब हम इसे टूर ऑफ ड्यूटी की श्रेणी में रख सकते हैं। तो सेना में टूर ऑफ ड्यूटी के लिए लाई गई योजना अग्निपथ के लिए नौजवानों ने अग्निवीर बनने से इनकार कर दिया। राहुल गांधी ने ट्वीट किया कि अग्निपथ पर चलाकर इनकी अग्नि परीक्षा मत लीजिए मोदी जी। अब देश के राजपथ पर अग्नि ही अग्नि नजर आ रही है। कुछ दिनों पहले नुपुर की गिरफ्तारी के लिए और अब अग्निपथ। अराजकता की आग में देश लथपथ है और देश की पुलिस इनको कंट्रोल करने में। अच्छा, पुलिस से याद आया कि डाक विभाग नागपुर के पार्सल रूम में एक धमाका हो गया। यह विस्फोट एक पार्सल में हुआ। यह पार्सल नागपुर के एक बीजेपी नेता के लिए आया था। पार्सल में विस्फोट भरकर नासिक के भद्रकाली थाने के थानेदार दिलीप ठाकुर ने अपने मित्र राजेश बकाने को भेजा था। राजेश बकाने बीजेपी के नेता हैं। अब सवाल यह है कि पुलिस ने बीजेपी नेता को पार्सल बम भेजा था या पार्सल में बम की सप्लाई की थी। खैर, इस गुत्थी को भी पुलिस ही सुलझाएगी। लेकिन पिछले दिनों यूपी और झारखंड के प्रदर्शनों के दौरान पत्थरों के साथ बम भी चले थे। आरोप भी लगा था कि पुलिस के भेष में और उनकी आड़ में आदतन अपराधियों ने बम फेंके थे। अब गोदी पत्रकारों ने यह बताया कि शुक्रवारी पत्थरबाज हैं ये। और एक बार फिर अब चारों तरफ हर पथ पर बस अग्नि ही अग्नि, अग्निवीरों के हाथ में लाठी पत्थर नजर आ रहे हैं। सरकारी सार्वजनिक संपत्ति, हमारी ट्रेनें जलाई जा रही हैं। ये बड़ा दुखद है। हालांकि दुख तो हमें तब भी होता है जब सरकारी सार्वजनिक संपत्ति किसी उद्योगपति के हवाले कर दी जाती है। हर तरफ बस अराजकता के इस माहौल का जिम्मेदार अब कौन है? दिक्कत यह है कि इन्हें शुक्रवार के पत्थरबाज भी नहीं कह सकते, क्योंकि यह सब तो गुरुवार से ही शुरू हो गया था। इन बच्चों के हाथों में तलवारें, लाठियां, पत्थर, ये सब किसने दिए पता ही नहीं। पाटिल, ये कहानी कहीं भस्मासुर वाली कहानी तो नहीं बन जाएगी? भाई, मामला बड़ा गर्म हो गया है और ऐसे में बदरा के बरसने से ही कुछ ठंडक मिल सकती है। लेकिन लगता नहीं कि अब हिजाब, ताज, मीनार, धर्म खतरे में है, इन जैसे बातों से कोई काम बन पाएगा। अब शायद भोला भंडारी जाग गया है। अब तो बस नौकरी ही चाहिए और तभी भुवन ये गाएगा कि रस अगर बरसेगा कौन फिर तरसेगा, कोयलिया गाएगी बैठेगी मुंडेरों पर, प्रेम की बरखा में भीगेंगे तन मन, धरती पे देखेंगे पानी का दर्पण, घनन घनन घिर घिर आए बदरा,
आपने लगान फिल्म का ये गाना तो देखा है ना? सभी इस उम्मीद में आसमान की ओर ताकते हैं कि बारिश होगी, लेकिन गाना खत्म होते होते बादल गरज गरज के गायब हो जाते हैं। एक कहावत है, जो गरजते हैं वो बरसते नहीं। जैसे हमारे मोदी जी ने भी कहा था कि 10 लाख नौकरियां देंगे। क्या कहा? हमारे वीडियो एडिटर पाटिल का कहना है कि पहले 15 लाख रुपए का भी बोला था, फिर 2 करोड़ रोजगार का भी बोला था उन्होंने। अरे भाई, देश भर में बीजेपी के 512 में से 230 कार्यालय बनकर तैयार हो गए हैं ना। बहुत कुछ बन रहा है भाई, अब आप भरोसा तो करो। अब ये बच्चे बेकार में ही जान दिए जा रहे हैं, सरकारी संपत्ति जला रहे हैं। आरजेडी उत्तर प्रदेश ने ट्वीट किया है कि प्रदर्शन कर रहे छात्रों युवाओं से आग्रह है कि पूर्वजों के वर्षों के टैक्स और मेहनत से तैयार की गई देश की संपत्तियां जो आपके ही काम में आती है, उसे नुकसान मत पहुंचाइए। नोटबंदी के बाद हर जिले में बीजेपी के करोड़ों के आलीशान कार्यालय बने हैं, वहां बैठकर आप शांतिपूर्ण प्रदर्शन करिए। इधर देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि इन युवाओं को यह योजना समझ में ही नहीं आ रही है। बिल्कुल सही बात है। जैसे अर्थशास्त्रियों को नोटबंदी समझ में नहीं आई, व्यापारियों को जीएसटी समझ में नहीं आई, बैंकों को एनपीए का राइट ऑफ भी समझ में नहीं आया, अल्पसंख्यकों को एनआरसी समझ नहीं आया, किसानों को कृषि कानून समझ में नहीं आया। उसी तरह पाटिल, ये युवाओं को भी अग्निपथ समझ में नहीं आया होगा। गुरुवार को देश भर में उग्र आंदोलन को देखते हुए इस योजना में पहला संशोधन किया गया। अब इसमें इस साल के लिए भर्ती की उम्र की सीमा जो है अधिकतम 23 साल रहेगी। वैसे एक सुझाव है, अगर आप मान ले तो एक संशोधन और सही, इस योजना का नाम ही बदल दीजिए। ये नाम में ही सारी आग भरी हुई है। बाद में अगर कृषि कानूनों की तरह योजना वापस भी लेनी पड़ी तो कम से कम तीनों जनरल्स की इज्जत तो बची रहेगी। ये जो योजना उनके जरिए जारी करवाई गई है, उसे वापस लेने का दाग भी नहीं लगेगा। ठीक है? अरे ठीक है पाटिल, अब 8 साल इंतजार कर लिया तो 18 महीने और सही इंतजार कर लो भाई। सरकार उम्मीद से है कुछ अच्छा ही होगा। अच्छा, तब तक आईपीएल देखो, दिल्ली का कुतुब मीनार देखो, बंबई शहर की बहार देखो, ये आगरे का है ताजमहल, घर बैठे सारा संसार देखो, रोजी रोटी छोड़ो और तमाशा देखो। तो आप हमारे इस चैनल को देखने के लिए सब्सक्राइब करें, और अगर आप कोई हमारा कार्यक्रम अच्छा लगता है तो फेसबुक पेज को भी लाइक करें, फॉलो करें। बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं।